गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। पत्नी की कार में बैठा था, लेकिन कोई भी भावना दिखाने की हिम्मत नहीं थी। रो भी नहीं सकता था। पहले प्यार करता था तो माँ बाप को बताने की हिम्मत नहीं थी, और अब प्यार करता हूँ तो पत्नी को बताने की हिम्मत नहीं है। पूरी जिंदगी बस अफसोस ही अफसोस रहा। हालांकि मैं और सुछिन पति पत्नी थे, लेकिन सच यह था कि साल में सिर्फ तब साथ घर जाते थे जब दोनों तरफ के माता पिता का जन्मदिन होता था। आज मेरी माँ का 60वां जन्मदिन था। जब सुछिन मुझे लेने आई, उससे पहले फोन पर मेरी किसी से बहस हो गई थी, लेकिन उसे देखते ही मैंने अपनी भावनाएं छिपा ली और कार में बैठ गया। सोचा कि आज माँ से मिलने जा रहे हैं, अगर हमारे रिश्ते बहुत खराब दिखे तो माँ परेशान हो जाएगी। इसलिए मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा सामान्य हो जाए, लेकिन सुछिन या तो ऐसे दिखाती जैसे उसने सुना ही नहीं, या फिर बस औपचारिक जवाब देती। आखिरकार मेरा भी धैर्य खत्म हो गया और मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे भी कार में बैठने से पहले लिंगवान ने फोन पर मुझसे ब्रेकअप की बात कही थी। मेरा मूड पहले से ही खराब था, अब ऊपर से सुछिन का यह रवैया। मैं और ज्यादा परेशान हो गया। कई बार लगा कि रो पड़ूंगा, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर भी एक आंसू निकल ही गया। मैंने चुपके से सिर घुमाकर उसे पोंछ लिया। उसी समय सुछिन का फोन बजा। फोन उसके बाहर वाले बॉयफ्रेंड का था। सुछिन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि मैं सामने बैठा हूं। उसने मेरे सामने ही कॉल रिसीव कर ली। फोन के दूसरी तरफ से उसके बॉयफ्रेंड की रोने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी नाजुक थी जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। सुछिन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट और चिंता साफ दिखाई दी। मैं सामने सड़क को देखते हुए ठंडी नजरों से बैठा रहा। पता चला कि सेसी टी, उसका बॉयफ्रेंड, सेब काटते समय उंगली काट बैठा था। ऐसा छोटा सा घाव जिस पर शायद बैंडेज की भी जरूरत न पड़े, लेकिन उसके लिए वह आसमान सिर पर उठा रहा था। अचानक सुछिन ने जोर से ब्रेक मारा और कार सड़क किनारे रोक दी। फिर मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। मैंने भी उसकी तरफ देखा। उसका खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसा ठंडा चेहरा सामने था। मैंने कहा, सुछिन, आज मेरी माँ का 60वां जन्मदिन है। रिश्तेदार और दोस्त होटल में इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी मुझे कार से उतरने को कह रही हो? उसने बिना किसी हिचक के कहा। सेसी घायल हो गया है, मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। उसका लहजा ऐसा था कि जैसे कोई बहस की गुंजाइश ही ना हो, बल्कि उसमें झुंझलाहट भी थी। मैंने गुस्सा दबाते हुए कहा, उसकी उंगली बस कट गई है, वह मर नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी माँ की दावत में नहीं पहुंची तो सुसु परिवार की भी बदनामी होगी। सुछिन हंस पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। सुपरिवार का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डालो। गुयान, क्या तुम भूल गए हो कि जब तुम हमारे सुपरिवार में दामाद बनकर आए थे तब किस तरह कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहे थे? तुम्हारी माँ का जन्मदिन है, मैं अपने असिस्टेंट से एक फलों की टोकरी भिजवा दूंगी, वही बहुत बड़ा एहसान होगा। अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। उतर जाओ, मुझे तीसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। उसने सेंट्रल लॉक खोल दिया। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी। उस पल लगा कि इन 3 सालों की शादी एक बहुत बड़ा मजाक थी। मैंने हमेशा बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर खुद को दबाकर रखा। 3 साल तक उसके सामने एक कमजोर, बेकार इंसान बनने का नाटक करता रहा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ अपमान, सिर्फ तिरस्कार और बिना किसी सीमा के कुचला जाना। मैंने गहरी सांस ली। इस बार मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सुछिन ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। उसकी पोर्शे कार तीर की तरह आगे निकल गई। सड़क किनारे जमा गंदा पानी मेरे पूरे कपड़ों पर उछल गया। मैं सड़क किनारे खड़ा रहा। मोबाइल निकालकर होटल जाने के लिए टैक्सी बुक करने ही वाला था कि फोन की स्क्रीन चमक उठी। कॉल मेरी छोटी बहन श्याओ नुआन की थी। कॉल उठाते ही उसकी रोती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। वह रोते रोते ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। भैया, माँ को अस्पताल ले गए हैं। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया। गुस्सा और घबराहट ने सारी समझदारी तोड़ दी। मैंने फोन काटा और सीधे सड़क पर दौड़ पड़ा। पहली दिखी टैक्सी को रोका और अस्पताल जाने को कहा। करीब आधे घंटे बाद मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में पहुंच गया। गलियारे के आखिर में ऑपरेशन रूम के बाहर श्याओ नुआन जमीन पर बैठी कांप रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरी बाहों में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। भैया, माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैंने उसकी पीठ थपथपाई और खुद को जबरदस्ती शांत किया। मैं डॉक्टर से बात करने ही जा रहा था कि ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और मास्क उतारते हुए बोले, मरीज को अचानक हार्ट अटैक आया था। अच्छी बात यह है कि समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। अब उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें तुरंत वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। जान को खतरा नहीं ही नहीं है। ये 4 शब्द सुनते ही मेरे अंदर का तनाव टूट गया। मेरे पैरों
की ताकत जैसे खत्म हो गई। नर्सें माँ को लेकर ऊपर वीआईपी वार्ड की ओर चली गईं। मैंने श्याओ नुआन को माँ के पास रहने के लिए कहा, फिर अकेला वार्ड से बाहर निकल आया। गलियारे के आखिर में बनी बालकनी पर जाकर एक सिगरेट जला ली। रात की ठंडी हवा चल रही थी। हवा में अस्पताल की दवाइयों और डिसइंफेक्टेंट की गंध मिली हुई थी। मैं सिगरेट के जलते सिरे को देखता रहा। दिमाग में पिछले 3 साल की हर बात घूम रही थी, और आज सुच्छिन का बिना पीछे देखे मुझे छोड़कर चले जाना भी। अब समय आ गया था इस सब को खत्म करने का समय। उसी समय पीछे से हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। संगमरमर के फर्श पर टक टक की आवाज साफ गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तभी एक जानी पहचानी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। अगले ही पल एक गर्म काला कोट मेरे कंधों पर डाल दिया गया। फिर एक ठंडी लेकिन बेहद खूबसूरत आवाज सुनाई दी, गुयान, 3 साल से बेकार आदमी बनने का नाटक कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा? उस आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। मैंने सिगरेट बुझाई और पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसकी खूबसूरती किसी भीड़ में तुरंत पहचान ली जाए। लिन वान, राजधानी के सबसे बड़े और ताकतवर लिन परिवार की इकलौती वारिस, अनगिनत कंपनियों और पूंजी पर नियंत्रण रखने वाली बिजनेस क्वीन, और मेरी 3 साल पुरानी गुप्त गर्लफ्रेंड। उसने काले रंग की मखमली लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खूबसूरती से बंधे हुए थे। उसकी शाही और ठंडी आभा हमेशा की तरह लोगों को दूरी बनाए रखने पर मजबूर करती थी, लेकिन इस समय उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नाराजगी थी। वह लगातार मुझे देख रही थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे? लिनवान एक कदम आगे बढ़ी। अगर मैं अब भी नहीं आती तो क्या तुम सुपरिवार के उन बेवकूफों से खुद को मरवा देते? फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आंटी के साथ जो हुआ मैंने सब पता कर लिया है। जिस असिस्टेंट ने गड़बड़ की थी उसके पैर तुड़वाकर शहर से बाहर फेंकवा दिया है। लिनवान हमेशा से ऐसी ही थी, तेज, निर्णायक और बिल्कुल निर्दयी। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया, मजबूर करके मेरी तरफ देखने लगी। गुयान, तुमने उस समय अपने परिवार का एहसान चुकाने और गु परिवार की आखिरी विरासत बचाने के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर सुपरिवार में शादी की थी, लेकिन इन 3 सालों में सुछिन ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या उसने तुम्हें कभी इंसान समझा? आज तो उसकी वजह से आंटी लगभग मर ही गई थी। क्या अब भी सहते रहोगे? मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। दिल में कड़वाहट भर गई। फिर मैंने कहा, फोन पर जो मैंने तुमसे ब्रेकअप की बात कही थी वह गुस्से में नहीं कहा था। यह सुनकर लिन वान धीरे से पीछे हट गई। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हो गई। मेरा आदमी किसी के पैरों में पड़े रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसे हमेशा सबसे ऊपर खड़ा होना चाहिए। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम आगे भी कुत्ते की तरह दूसरों के पैरों तले कुचले जाओ। गुयान, या तो अभी सुछिन को तलाक दो और मेरे साथ खुलकर रहो, या फिर आज के बाद हम जिंदगी भर कभी नहीं मिलेंगे। उसकी आवाज खाली गलियारे में गूंज उठी। हर शब्द पत्थर की तरह मेरे दिल पर गिर रहा था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। उन जिद्दी आंखों में दर्द भी था, प्यार भी था और 3 साल का इंतजार भी। यह वही महिला थी जो हमेशा सबसे ऊपर खड़ी रहती थी, लेकिन मेरे लिए उसने 3 साल तक खुद को छुपा कर रखा, एक गुप्त प्रेमिका बनकर। मैं उस पर बहुत कुछ उधार था, बहुत ज्यादा। मैंने हाथ उठाकर उसके कान के पास बिखरे बालों को धीरे से ठीक किया। फिर मेरी आंखें ठंडी और दृढ़ हो गईं। मैंने साफ शब्दों में कहा, ठीक है, मैं उससे तलाक ले लूंगा। लिन वान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में चमक भर गई। वह अचानक मेरी बाहों में आ गई, मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, ये तुमने खुद कहा है, बाद में मुकरना मत। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, कभी नहीं। फिर मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कल सुबह सबसे पहले मेरा वकील तलाक के कागजात सुग्रुप भेज देगा। हम दोनों अस्पताल से बाहर निकल आए। रात गहरी हो चुकी थी। सीढ़ियों के नीचे एक काली रोल्स रॉयस पहले से खड़ी थी। उसकी नंबर प्लेट देखकर ही पता चल जाता था कि मालिक कितना ताकतवर है। ड्राइवर ने सम्मान से पीछे का दरवाजा खोला। मैं कार में बैठने ही वाला था कि लिन वान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह हल्का सा उचक कर मेरे कॉलर को ठीक करने लगी। उसकी उंगलियां मेरे गले को हल्के से छू गईं। उसी समय दूर से टायरों की तेज चीख सुनाई दी। एक लाल पोर्शे अस्पताल के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। सुछिन घबराई हुई बाहर निकली। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड से सी भी था। उसकी उंगली पर एक छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था। सुछिन उसे संभालते हुए चिल्लाई, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर बुलाइए, उसे खून निकल रहा है। वह चिल्लाते चिल्लाते अचानक रुक गई। उसकी नजर हमारी तरफ चली गई। अगले ही पल उसकी आवाज गायब हो गई। वह जड़ बनकर खड़ी रह गई। उसने रोल्स रॉयस देखी, फिर मुझे देखा और फिर उस खूबसूरत महिला को देखा जो मेरे कपड़े ठीक कर रही थी। सड़क की रोशनी हम दोनों पर पड़ रही थी। यह दृश्य उसकी आंखों में चुभ गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। पहले हैरानी, फिर सदमा, फिर गुस्सा और आखिर में धोखा खा जाने की भावना, सब एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे। उसने झटके से ससी का हाथ छोड़ा और हमारी तरफ दौड़ पड़ी। गुयान, उसने जोर से मेरा नाम पुकारा, लेकिन उसके चेहरे को देखकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं कुछ कहता उससे पहले लिन वान हंस पड़ी।
उसने ऊपर से नीचे तक सुच्छिन को देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे सड़क किनारे पड़े कचरे को देख रही हो। फिर उसने आराम से कहा, इस रोल्स रॉयस के कस्टम बोनट पर अगर कोई एक थप्पड़ भी मार दे तो उसकी मरम्मत का खर्च लगभग 80 लाख युआन आएगा। फिर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्डों की तरफ देखा। नोट कर लो, अगर किसी ने गाड़ी को छुआ तो बिल सीधे सुग्रुप भेज देना। दोनों बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़ गए। वे दीवार की तरह सुच्छिन के सामने खड़े हो गए। सुच्छिन अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। गुयान, अब तो बड़े आदमी बन गए हो, किसी अमीर औरत को लेकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम सोचते हो कि इससे मैं झुक जाऊंगी? मत भूलो, तुम्हारी मां अभी अस्पताल में है, वह भी हमारे सुपरिवार के पैसों पर। उसी समय से सी भी दौड़ता हुआ आ गया। वह सू छिन के पीछे छिपकर बोला, भाई यान, बहन छिन सिर्फ मेरी चिंता कर रही थी, इसलिए वह आंटी के पास नहीं जा सकी। अगर आपको गुस्सा है तो समझ में आता है, लेकिन किसी और औरत को लाकर बहन छिन को जलाना ठीक नहीं है। और ये रोल्स रॉयस भी शायद बहन छिन के पैसों से ही किराए पर ली होगी। उन दोनों को देखकर मुझे घिन आने लगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नाटक? मैंने जेब से फोन निकाला, सीधे लिन वान के निजी वकील को कॉल किया। वकील वांग, एक तलाक समझौता लेकर तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचिए। कॉल काटने के बाद मैंने सुकु छिन की तरफ देखा। सुछिन, सब खत्म हो चुका है, तलाक के कागजात रास्ते में हैं। मैं खाली हाथ जाऊंगा, सुपरिवार की एक भी चीज नहीं लूंगा। आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। सुछिन वहीं जम गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा फैसला ले लूंगा। उसकी नजरों में मैं हमेशा सोजो परिवार पर निर्भर रहने वाला आदमी था, ऐसा आदमी जो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार फिर लौट आया। ठीक है गुयान, बाद में पछताना मत। सुपरिवार के बिना तुम भूखे मरोगे। देखना कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम वापस मेरे सामने घुटनों पर आओगे। लिन वान ने ऊब कर हाथ हिलाया। उसे अब और सुनने का कोई इरादा नहीं था। बॉडीगार्ड आगे बढ़े और सू, छिन तथा से सी को दूर हटा दिया। करीब 10 मिनट बाद एक काली मर्सिडीज अस्पताल के सामने आकर रुकी। वकील वांग बाहर निकले। उनके हाथ में दस्तावेजों का बैग था। उन्होंने तलाक के कागजात मेरे सामने रख दिए। मैंने बिना 1 सेकंड गनवाए पेन उठाया और सीधे अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर समझौता उठाकर सू छिन के पैरों के पास फेंक दिया। ले लो, कल सुबह 9 बजे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिलना। अगर नहीं आई तो फिर कोर्ट का समन मिलने का इंतजार करना। मैं मुड़ा, रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे कार में बैठ गया। दरवाजा बंद हो गया। सुछिन की चीखें और गालियां बाहर ही रह गईं। रोल्स रॉयस धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ गई। रोल्स रॉयस के अंदर माहौल बिल्कुल शांत था। लिनवान ने कार में बने तापमान नियंत्रित वाइन कैबिनेट से एक महंगी रेड वाइन निकाली। 2 गिलास भरे, एक मेरी तरफ बढ़ा दिया। अभी कुछ देर पहले जो महिला किसी रानी की तरह आदेश दे रही थी, वही अब बेहद नरम नजर आ रही थी। उसने पूछा, अब आगे क्या करने वाले हो? जरूरत पड़े तो मैं लिन परिवार की ताकत इस्तेमाल करके सीधे सुग्रुप को खत्म कर सकती हूं। मैंने वाइन का गिलास लिया, हल्के से घुमाया, फिर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में ठंडापन था। जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे करने लायक वे लोग नहीं हैं। सुपरिवार को दूसरों को कुचलकर ऊपर चढ़ना पसंद है, तो अब उन्हें ऊपर से नीचे गिरने दो। मैंने अपना टैबलेट निकाला, एक छिपा हुआ काला इंटरफेस खोला। उसमें लंबी लंबी कमांड टाइप की, फिर एंटर दबाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लाल चेतावनी दिखाई दी, मुख्य अधिकार रद्द कर दिए गए हैं। सुग्रुप पिछले 3 सालों में इतनी तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन उसकी असली वजह कोई और नहीं थी। वह थी मेरी बनाई हुई ऑरोरा इंटेलिजेंट एल्गोरिदम सिस्टम। सुपरिवार को बस इतना पता था कि यह तकनीक विदेश से भारी कीमत देकर खरीदी गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसका असली नियंत्रण हमेशा मेरे हाथ में रहा, और अब उसे वापस लेने का समय आ गया था। 3 दिन पलक झपकते गुजर गए। इन 3 दिनों में मैं शहर के बीचों बीच स्थित लिन वान के आलीशान पेंट हाउस में रहा। लिन परिवार की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम मां का इलाज कर रही थी। उनकी हालत तेजी से सुधर रही थी। अब वे बिस्तर से उठकर चलने लगी थीं। दूसरी तरफ सुग्रुप में तबाही मच चुकी थी। सुबह सुबह सुछिन अपने ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने ढेर सारे कानूनी नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की फाइलें पड़ी थीं। तभी तकनीकी निदेशक घबराया हुआ अंदर आया। उसके माथे पर पसीना था। मैडम, बड़ी समस्या हो गई है
ऑन अरोरा एल्गोरिदम का पूरा बेस सिस्टम बंद हो गया है। उस पर आधारित सभी प्रोजेक्ट रुक गए हैं। ऑटो ड्राइविंग सिस्टम बंद हो चुका है। स्मार्ट होम प्रोजेक्ट भी बंद हो गया है। कई बड़े क्लाइंट वकीलों के जरिए हर्जाने की मांग कर रहे हैं। कुल दावा 500 मिलियन युआन से ज्यादा है। सुछिन गुस्से में खड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने फाइल उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी। 3 साल से सिस्टम ठीक चल रहा था, अचानक कैसे बंद हो गया? फौरन विदेशी डेवलपर टीम से संपर्क करो, चाहे जितना पैसा लगे। तकनीकी निदेशक कांपते हुए बोला। हमने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कहा हमारा लाइसेंस कोड सर्वोच्च अधिकार रखने वाले व्यक्ति ने रद्द कर दिया है। सुछिन का चेहरा बदल गया। कौन? तकनीकी निदेशक ने हिचकिचाते हुए कहा। उस सर्वोच्च अधिकार वाले व्यक्ति का नाम गुयान है। यह सुनते ही सुछिन पर जैसे बिजली गिर गई। उसके पैर लड़खड़ा गए। वह कुर्सी पर गिर पड़ी। नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। वह लगातार सिर हिलाने लगी। उसका दिमाग इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। उसकी नजर में मैं हमेशा एक निकम्मा आदमी था, जो सिर्फ खाना बनाता है, कपड़े धोता है, घर संभालता है। ऐसा आदमी इतनी बड़ी तकनीक का मालिक कैसे हो सकता है? वह खुद को समझाने लगी। जरूर उसने कहीं से पासवर्ड चुरा लिया होगा। जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा है। गुस्से में उसने फोन उठाया और सीधे से सी को कॉल लगा दी। काफी देर बाद कॉल उठी। पीछे से बार और म्यूजिक की आवाजें आ रही थीं। सेसी, तुमने कहा था कि विदेश में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। फौरन कंपनी आओ, मुझे एक सिस्टम हैक करवाना है। लेकिन दूसरी तरफ से सी हकलाने लगा। अरे बहन छिन, मेरे हाथ में अभी भी दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि कीबोर्ड नहीं छूना चाहिए। और वैसे भी हैकिंग बहुत थका देने वाला काम है। वैसे जो फेरारी मुझे पसंद आई थी, उसे कब खरीद कर दोगी? सुछिन का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने फोन सीधे काट दिया। कंपनी बर्बादी के कगार पर थी, लेकिन उसका तथाकथित प्रेमी सिर्फ पैसे मांग रहा था। उस इंसान से उसे कोई मदद नहीं मिली, जबकि जिस पति को उसने हमेशा तुच्छ समझा, उसी ने पूरे सुग्रुप की जीवन रेखा अपने हाथ में पकड़ रखी थी। सुछिन ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। गुयान, क्या तुम सोचते हो कि ऐसे तरीके से मुझे झुकने पर मजबूर कर दोगे? सपने देख रहे हो? उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को फोन किया। आज रात यूनियन फाइनेंशियल ग्रुप की दावत है। मेरे लिए प्रवेश पास का इंतजाम करो। जब तक मुझे 1 बिलियन युआन का निवेश मिल जाए, कंपनी बच सकती है। रात हो चुकी थी। शहर के सबसे आलीशान 7 सितारा होटल में शानदार दावत चल रही थी। हर तरफ बड़े बिजनेसमैन, बैंक अधिकारी और उद्योगपति मौजूद थे। सुछिन ने महंगा गाउन पहना हुआ था, हाथ में शैंपेन का गिलास था, लेकिन आज कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जो लोग पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उससे दूरी बना रहे थे। वह एक के बाद एक लोगों से मदद मांगती रही। मिस्टर झांग, हमारे नए प्रोजेक्ट में निवेश के बारे में। ओह सु मैडम, माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। बैंक मैनेजर ली, हमारे लोन के बारे में। ओ सु मैडम, मुख्य कार्यालय ने आपकी कंपनी पर जोखिम नियंत्रण लागू कर दिया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। लगातार ठुकराए जाने के बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ तक कांपने लगे। तभी उसकी नजर हॉल के बीचों बीच रखी मुख्य मेज पर गई। वह सबसे खास सीट थी। आज की दावत के मेजबान यूनियन ग्रुप के नए मालिक वहीं बैठने वाले थे। कहा जाता था कि उनके हाथ में अरबों की पूंजी है। पूरे बिजनेस जगत में उनका नाम सुनकर लोग सावधान हो जाते हैं। अगर उनका समर्थन मिल जाए तो सुग्रुप बच सकता है। सुछिन ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और हिम्मत जुटाकर मुख्य मेज की तरफ बढ़ गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कई बड़े उद्योगपति, बैंक प्रमुख और व्यापार संघों के अध्यक्ष झुक झुक कर एक व्यक्ति को टोस्ट दे रहे थे। वह व्यक्ति मुख्य सीट पर बैठा था। उसने काला महंगा सूट पहना हुआ था। एक हाथ में वाइन ग्लास था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि लोग उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सुछिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर नरम आवाज में बोली, नमस्ते, मैं सुग्रुप की सीईओ सुछिन हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई।
मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी नजर सीधे सुच्छिन से टकराई। अगले ही पल सुच्छिन का चेहरा जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। हाथ से शैंपेन का गिलास छूट गया। छन! कांच टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, क्योंकि मुख्य सीट पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं, मैं था। मैं आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, हाथ में वाइन ग्लास घुमा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसपास बैठे बड़े बड़े उद्योगपति तुरंत नाराज हो गए। बैंक प्रमुख ली ने डांटते हुए कहा, सु मैडम, यह क्या बदतमीजी है? आपने मिस्टर गू को परेशान कर दिया। क्या आपको पता भी है कि आप किससे बात कर रही हैं? सुच्छिन कांपती हुई मुझे देखती रही। वह मेरे चेहरे पर कोई झूठ या नाटक तलाश रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मेरे चेहरे पर सिर्फ आत्मविश्वास और अधिकार था, ठीक उसी तरह जैसे किसी साम्राज्य का शासक बैठा हो। तभी मेरा विशेष सहायक आगे आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, सु मैडम, अपनी भाषा का ध्यान रखें। ये यूनियन ग्रुप के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी मिस्टर गुयान हैं। अगर आपने फिर से हंगामा किया तो सुरक्षाकर्मी आपको बाहर निकाल देंगे। सुच्छिन का दिमाग सुन्न हो गया। वह लगातार सिर हिलाती रही, हथेलियों में नाखून धंस गए। यह सच्चाई उसकी समझ से बाहर थी। अचानक उसने मेरे सहायक को धक्का दिया और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ी। गुयान, तुमने पहले से सब प्लान किया था, है ना? तुमने जानबूझकर कंपनी की तकनीक बंद की ताकि मुझे मजबूर कर सको। मैंने आराम से नैपकिन उठाया, हाथ साफ किए, फिर उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझती हो। एक चींटी को कुचलने के लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती। पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी एक व्यापार संघ के अध्यक्ष ने सावधानी से पूछा, मिस्टर गू, क्या आप इस महिला को जानते हैं? मैंने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर शांत स्वर में कहा, पूर्व पत्नी, अभी अभी तलाक हुआ है, ज्यादा परिचय नहीं है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। जो लोग पहले सुच्छिन को नजरअंदाज कर रहे थे, अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। सुच्छिन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वह मुझे देखती रही जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। अचानक उसकी आंखों में विनती भर आई। वह कांपती हुई बोली, गुयान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। सुग्रुप मेरे पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत है, तुम उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। पिछले 3 सालों का ख्याल करो, कृपया मेरी मदद करो। अगर तुम सिस्टम की अनुमति वापस दे दो तो तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मैं हल्का सा हंसा। पिछले 3 साल? फिर मैंने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल मेरे पीछे लगी विशाल LED स्क्रीन जगमगा उठी। स्क्रीन पर एक के बाद एक दस्तावेज दिखाई देने लगे। गोपनीय फाइलें, विदेशी बैंक खातों के रिकॉर्ड, ट्रांसफर डिटेल्स, हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुर्सी पर टिक गया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। इन 3 सालों में सेसी ने तुम्हारे तथाकथित नए ऊर्जा प्रोजेक्ट के नाम पर कुल 230 मिलियन युआन कंपनी से निकालकर विदेश भेज दिए, 7 अलग अलग ट्रांसफर में। सारा पैसा उसकी ऑफशोर शेल कंपनियों में गया, और जो तथाकथित कोर टेक्नोलॉजी वह विदेश से लाया था वह डार्क वेब से कुछ $100 में खरीदा गया बेकार कोड था। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सुच्छिन ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं। हर बैंक रिकॉर्ड पर से सी का नाम था। हर ट्रांसफर उसके निजी विदेशी खाते में गया था। उसके पैरों से जैसे ताकत निकल गई। वह जमीन पर बैठ गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। उसने कहा था कि यह पैसा विदेशी निवेशकों से संबंध बनाने में लग रहा है। उसने कहा था कि कंपनी सफल होते ही मुझसे शादी करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। स्क्रीन पर अगली फाइल खुल गई। 3 साल पहले सुपरिवार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। 30 अरब युआन से ज्यादा का छिपा हुआ कर्ज था। तुम्हारे पिता आत्महत्या तक करने वाले थे। स्क्रीन पर एक और दस्तावेज दिखाई दिया। यह बेहद गोपनीय ऋण भुगतान समझौता था। नीचे हस्ताक्षर साफ लिखे थे, गुयान। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने अपने नाम पर यूनियन ग्रुप के साथ 10 साल का अनुबंध किया। बदले में 30 अरब युआन का निवेश मिला, और उसी पैसे से मैंने तुम्हारे परिवार को बचाया। इन 3 सालों में मैंने अपनी पहचान छिपाकर तुम्हारे घर में दामाद बनकर रहना स्वीकार किया। तुम लोगों के ताने सहे, तिरस्कार सहा, और पर्दे के पीछे ऑरोरा एल्गोरिदम की मदद से तुम्हारी हर समस्या हल करता रहा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर ऊपर से नीचे तक सुच्छिन को देखा। सुच्छिन, तुमने मुझे 3 साल तक नहीं पाला, मैंने तुम्हें 3 साल तक भीख दी थी। यह शब्द सुनते ही सुच्छिन का आखिरी मानसिक सहारा भी टूट गया। वह वहीं बैठी रोने लगी। उसके दिमाग में पिछले 3 साल की हर घटना घूमने लगी। अब उसे समझ आया क्यों हर बार कंपनी संकट से निकल जाती थी, क्यों हर तकनीकी समस्या अपने आप हल हो जाती थी, क्यों मैं देर रात तक कंप्यूटर पर काम करता रहता
रहता था? क्यों मेरी आंखें हमेशा थकी रहती थीं? और उसने बदले में क्या किया? मुझे अपमानित किया, मेरे आत्मसम्मान को कुचला, एक झूठे आदमी के लिए मुझे छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ की जान खतरे में डाल दी। पछतावा उसके दिल को अंदर से खा रहा था। अचानक वह रेंगते हुए मेरी तरफ आई, मेरी पैंट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। गुयान, मैं गलत थी, मैं अंधी थी, मैं से सी के झूठ में फंस गई थी। कृपया मुझे एक मौका और दे दो, हम फिर से शादी कर सकते हैं। मैं इस बार सच में तुमसे प्यार करूंगी, मैं माँ की सेवा करूंगी, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। फिर मैंने पैर झटका, वह दूर गिर गई। बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपना सूट ठीक किया और मुड़ गया। जाते जाते मैंने आखिरी बार कहा, सु, परिवार को बता देना, दिवालिया होने की तैयारी कर लें। मैं बॉडीगार्ड्स के साथ हॉल से बाहर निकल गया। पीछे से सुछिन के रोने और चिल्लाने की आवाज आती रही, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली रात पूरे शहर में तेज बारिश और तूफान था, लेकिन मेरे पहाड़ी वाले निजी एस्टेट में रोशनी जगमगा रही थी। आज माँ के लिए दोबारा 60वें जन्मदिन की भव्य पार्टी रखी गई थी। लिनवान ने अपने सारे प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल किया था। शहर के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और मशहूर लोग मौजूद थे। मैं हाथ में शैंपेन लिए माँ के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। माँ ने गहरे लाल रंग का खूबसूरत चौंगसम पहन रखा था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। काफी समय बाद उन्हें इतना खुश देखा था। उसी समय बूढ़े बटलर ने आकर धीरे से कहा, यंग मास्टर, सुछिन बाहर गेट पर है, गेटअप है। वह तेज बारिश में 3 घंटे से घुटनों के बल बैठी है, कह रही है कि आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। मेरे चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। पास खड़ी लिनवान ने तुरंत सब समझ लिया। आज उसने लाल रंग की बेहद शानदार ड्रेस पहनी हुई थी। वह मेरे हाथ में हाथ डालकर बोली, क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में कहा, बाहर एक आवारा कुत्ता बैठा है। लिनवान हल्का सा मुस्कुराई, चलो देखते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, वैसे भी आज मुझे सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। हम दोनों मुख्य गेट की तरफ बढ़े। रिमोट से आदेश मिलते ही विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। सुछिन पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। कभी पूरे शहर पर रौब जमाने वाली महिला आज एक भिखारी जैसी लग रही थी। गेट खुलते ही उसने सिर उठाया। उसकी सूजी हुई आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह घिसटते हुए आगे बढ़ी। दोनों हाथों ने इसके बड़ी हाथों मोनों से गेट पकड़ लिया। उसकी आवाज बैठ चुकी थी, गुयान, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आए। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मैंने सिसी को पुलिस के हवाले कर दिया है। मैंने कंपनी भी बेच दी। मेरे पास जो कुछ था सब तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं बड़ी काली छतरी पकड़े खड़ा था। दूसरे हाथ से लिनवान को बारिश से बचा रहा था। मैंने सुछिन की तरफ देखा, लेकिन दिल में जरा भी दया नहीं आई, सिर्फ घृणा। लिनवान मेरे और करीब आ गई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, सु मैडम, अपनी ताकत बचाइए। आज सिर्फ आंटी का जन्मदिन नहीं है। वह मुस्कुराई, फिर साफ शब्दों में बोली, आज मेरे और गुयान की सगाई का दिन भी है। लिन और गु परिवार अब आधिकारिक रूप से एक होने वाले हैं। यह सुनते ही सुछिन पत्थर बन गई। उसने हमें देखा। मैं और लिनवान एक साथ खड़े थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। वह धीरे धीरे पानी में गिर पड़ी, जैसे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, सु मैडम, मेरी माँ के जन्मदिन की जगह को गंदा मत कीजिए। इतना कहकर मैं मुड़ गया। कमर पर हाथ रखे लिनवान को साथ लेकर अंदर चला गया। हमारे पीछे भारी लोहे का गेट फिर बंद हो गया। सुछिन की रोने की आवाज बारिश और तूफान में खो गई। अगली सुबह यूनियन ग्रुप की टॉप फ्लोर मीटिंग रूम। मैं वित्तीय रिपोर्ट देख रहा था। तभी मेरा विशेष सहायक अंदर आया। उसने एक पुलिस रिपोर्ट मेरे सामने रखी। मिस्टर गु, सिसी पकड़ा गया। मैंने सिर उठाए बिना पूछा, इतनी जल्दी? सहायक हंसा, फिर कुछ तस्वीरें मेरे सामने रख दी। सुपरिवार के खत्म होने के बाद वह भागने की कोशिश कर रहा था। नकली पासपोर्ट लेकर देश छोड़ना चाहता था। साथ में 30 मिलियन युआन नकद भी ले जा रहा था। तस्वीरों में से सी एयरपोर्ट के फर्श पर दबोचा हुआ पड़ा था। 2 स्पेशल पुलिसकर्मी उसे पकड़े हुए थे। उसकी हालत सड़क के कुत्ते जैसी थी। सहायक आगे बोला, आपके आदेश के अनुसार उसके सभी विदेशी खाते पहले ही फ्रीज कर दिए गए थे। एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कॉफी का घूंट लिया, फिर पूछा, कितने साल अंदर रहेगा? सहायक बोला, व्यावसायिक धोखाधड़ी, कंपनी का पैसा गबन करना, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग, तीनों मामलों के सबूत पक्के हैं। उम्र भर जेल से बाहर निकलना मुश्किल होगा। थोड़ा रुककर उसने कहा, सुना है पूछताछ के दौरान डर के मारे उसने पैंट तक गीली कर दी। सेसी के जेल जाने की खबर सुपरिवार के लिए आखिरी झटका साबित हुई। सिर्फ 3 दिनों के अंदर सु ग्रुप को आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया गया। कंपनी की सारी संपत्ति अदालत ने जब्त कर ली। कर्ज वसूलने वाले लोग और नाराज सप्लायर लगातार सुपरिवार के घर पहुंचने लगे। घर की कीमती पेंटिंग्स, प्राचीन सामान और महंगी चीजें एक एक करके बिक गईं। इस सदमे को सुछिन के पिता सहन नहीं कर पाए। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन वे हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गए। बोलने तक में दिक्कत होने लगी। कर्ज चुकाने और
अस्पताल का खर्च उठाने के लिए सु छिन को अपनी बची हुई हर चीज बेचनी पड़ी। उसी समय मेरा फोन बजा। कॉल मेरे सहायक की थी। मिस्टर गु, सु छिन ने अभी अभी अपनी सारी बची हुई संपत्ति बेचकर जुटाए गए 12 मिलियन युआन हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। नोट में लिखा है मिस्टर गु के लिए व्यक्तिगत मुआवजा। सहायक ने आगे कहा, वह बैंक में रो रोकर हमारे वित्त विभाग से पैसे स्वीकार करने की विनती कर रही थी। मैं उस समय शीशे के सामने खड़ा था। मेरे सामने लिन वान सफेद शादी के गाउन में खड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजर हटाना मुश्किल था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पैसे वापस कर दो। सहायक बोला, आपके आदेश के अनुसार वापस कर दिए गए हैं। और मैंने उसे एक बात और बता दी। मैं चुप रहा। वह बोला, 3 दिन पहले आपने अपनी मां के नाम से रेड क्रॉस को 300 मिलियन युआन दान किए थे। मैंने उसे बता दिया कि मिस्टर गु को उसके गंदे पैसों की जरूरत नहीं है। ये पैसे उन 3 सालों की बेइज्जती नहीं खरीद सकते जो उसने आपको दी। कुछ सेकंड बाद सहायक फिर बोला। यह सुनते ही वह बैंक में टूट गई, रोने लगी, हंसने लगी और आखिर में सिक्योरिटी वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। लिनवान मेरे सामने आ गई। उसने मेरी टाई ठीक की, फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? मैंने उसकी कमर पकड़ ली, हल्के से उसके होंठों को चूमा, फिर धीरे से कहा, मेरी डिक्शनरी में गद्दारों के लिए दया नाम का कोई शब्द नहीं है। अब उन लोगों की बारी है जो अंधेरे में छिपे बैठे हैं। सुगेई परिवार के पतन ने पूरे बिजनेस जगत को हिला दिया। कई पुराने कारोबारी परिवारों ने मौका देखकर यूनियन ग्रुप के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। वे हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरी ताकत को कम आंका और लिनवान की ताकत को भी। हम दोनों ने मिलकर जवाब दिया। लिनवान ने अपनी विशाल पूंजी का इस्तेमाल किया, उन कंपनियों की फंडिंग लाइनें बंद करवा दी। दूसरी तरफ मैं कंट्रोल रूम में बैठकर औरोरा एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहा था। उनकी ट्रेडिंग और ऑपरेशन सिस्टम पर सटीक हमला किया गया। सिर्फ 15 दिनों में वे सभी कंपनियां घुटनों पर आ गईं। कई पुरानी कंपनियों को पुनर्गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। यूनियन ग्रुप की मार्केट वैल्यू 3 गुना बढ़ गई और हम देश के सबसे शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य बन गए। अब कोई भी खुलकर हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। आधे महीने बाद मौसम बेहद सुहावना था। मैं रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा था। हमारा काफिला सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ जा रहा था। आज खास दिन था। लिन वान ने खुद तारीख चुनी थी। हम आधिकारिक रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे। कार की खिड़की से शहर के दृश्य तेजी से पीछे छूट रहे थे। आगे एक बड़ा फ्लाईओवर था, उसके दूसरी तरफ सरकारी कार्यालय था। काफिला फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा। मैं सीट पर टिककर एक अधिग्रहण समझौते की फाइल पढ़ रहा था। मैंने सिर तक नहीं उठाया, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि उसी समय फ्लाईओवर की रेलिंग के बाहर एक बेहद दुबली पतली महिला खड़ी थी। वह थी सु छिन। उसके बाल सूखे घास जैसे हो चुके थे। चेहरा कई साल बूढ़ा लग रहा था। आंखें धंस गई थीं। अब उसमें पहले वाली सीईओ की कोई झलक नहीं बची थी। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, वही फोटो जो हमारी शादी के दिन खींची गई थी। फोटो में वह नाखुश दिख रही थी और मैं चुपचाप खड़ा था। सु छिन ने नीचे गुजरते काले काफिले को देखा। उसने तुरंत मेरी रोल्स रॉयस पहचान ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बुदबुदाई, गुयान मुझे माफ कर दो। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और आगे झुक गई। वह अपनी जान देकर शायद मेरी थोड़ी सी दया पाना चाहती थी। काफिले की रोल्स रॉयस बिना एक पल रुके आगे बढ़ती रही। उसी समय पीछे से लोगों की चीखें सुनाई दी। ब्रेक लगने की तेज आवाज गूंज उठी। कुछ ही देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देने लगे, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे लिए सु छिन अब कोई मायने नहीं रखती थी। थोड़ी देर बाद पीछे चल रही सुरक्षा टीम से संदेश आया। मिस्टर गु, सु छिन ने पुल से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन राह चलते लोगों ने समय रहते उसे पकड़ लिया। वह मरी नहीं है, हालांकि मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। मैंने संदेश पढ़ा, फोन बंद किया और नजर सामने कर ली। अब उसके जिंदा रहने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आधे साल बाद एक छोटी सी खबर अखबार के कोने में छपी। सेसिकी को जेल में गंभीर बीमारी हो गई थी। शराब और ऐशो आराम में डूबे रहने की वजह से उसका शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था। वह दर्द सह नहीं पा रहा था। रोते हुए जेल अधिकारियों से बाहर इलाज की भीख मांग रहा था, लेकिन उसे एक खबर मिली। सु छिन पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी थी। सु परिवार का कोई भी सदस्य सदस्य उसकी मदद करने के लिए नहीं बचा था। यह सुनकर से सी पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास जेल की ठंडी कोठरी में मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर 6 महीने और बीत गए। शहर के केंद्रीय चौक पर विशाल LED स्क्रीन लगी हुई थी। उस दिन पूरी दुनिया की नजर एक शादी पर थी। यह मेरी और लिन वान की शादी थी। दर्जनों हेलीकॉप्टर आसमान से गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। पूरे शहर की इमारतों पर हमारे नाम चमक रहे थे। आतिशबाजी से आसमान रोशन था। हर तरफ जश्न का माहौल था। चौक के एक कोने में कूड़े के ढेर के पास फटे हाल कपड़ों में एक औरत आधी सड़ी हुई रोटी ढूंढ रही थी। वह सु छिन थी। तेज आतिशबाजी की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखें LED स्क्रीन पर जा टिकी। स्क्रीन पर मैं था, शानदार सूट पहने हुए। मेरे बगल में सफेद शादी के जोड़े में लिन वान थी। हम दोनों
मुस्कुराते हुए अंगूठियां बदल रहे थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। कैमरा मेहमानों की तरफ घूमा। मेरी माँ लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस में बैठी थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शहर के सबसे बड़े लोग उनके पास जाकर सम्मान दे रहे थे। सुदछिन स्क्रीन को घूरती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अचानक पागलों की तरह दौड़ने लगी। स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाई, वो मेरा पति है, वो मेरा गुयान है। वह पहले हर दिन मेरे लिए खाना बनाता था। वह मुझसे प्यार करता था। उसे मुझे वापस दे दो। लोग उससे दूर हटने लगे। हर कोई उसे पागल समझ रहा था। कुछ ही मिनटों में 2 सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने उसे घसीटकर सड़क किनारे अंधेरी गली में ले गए, जैसे कोई बेकार चीज हटाई जा रही हो। उधर शादी समारोह में लिन वान ने मेरा कॉलर ठीक किया। उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, अभी क्या सोच रहे थे? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर हल्के से मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस इतना लगा आज हवा बहुत अच्छी है। मैंने मंच से नीचे देखा। सामने बैठे लोग सम्मान और प्रशंसा से हमें देख रहे थे। उस पल मैंने अपने अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। अब आगे सिर्फ एक नई जिंदगी थी, एक ऐसा भविष्य जहां बिजनेस की दुनिया की चोटी पर सिर्फ मैं और लिन वान खड़े थे।